नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। हिमाचल प्रदेश के सियासी दलों के लिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी नजदीक आती जा रही है। इस साल के आखिरी में यहां चुनाव होने हैं और जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए सभी दलों और नेताओं ने जान झोंकनी शुरू कर दी है। चुनाव के मुद्दे क्या बदल गए हैं या फिर जनता से वही पुराने वादे किए जाएंगे, ये जनता ही बताएगी और जनता ही पूछेगी अपने विधायक से कि 5 साल में कितना काम हुआ है और उनके विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। और इसके लिए मंच होगा हमारा। जी हां, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में। इस कार्यक्रम के जरिए हम ना सिर्फ अपने आपके विधायक के लिए कामों का लेखा जोखा सबके सामने रखेंगे, बल्कि खुद विधायक जी भी इस कार्यक्रम में लाइव रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश की सोलन विधानसभा के विधायक धनीराम शांडिल, जो सोलन की जनता के सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है और कितना करना बाकी है। उससे पहले सोलन विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालते हैं। है सोलन का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खासा योगदान है। सोलन विधानसभा क्षेत्र में 1977 के बाद से अब तक हुए 9 विधानसभा चुनाव में 4 बार बीजेपी, 4 बार कांग्रेस और 1 बार जनता पार्टी को जीत मिली है। आंकड़े बताते हैं कि यहाँ की जनता किसी पार्टी विशेष की बजाय क्षेत्रीय व्यक्तित्व पर भरोसा जताती है। यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी नेता 2 बार से ज्यादा अपनी सीट नहीं बचा पाया। एमएच1 प्राइम के लिए सोलन से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश की सोलन विधानसभा के विधायक धनीराम शांडिल जी, जो सोलन की जनता के सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है और कितना करना बाकी है। फिलहाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 प्राइम पर। धनीराम शांडिल जी, सबसे पहला सवाल तो यही होगा आपसे कि फिलहाल आपने अपने इस कार्यकाल में कितना काम किया है और अभी कितने वादे जो हैं पूरे करना बाकी हैं। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, जो लोकतंत्र में किसी भी चुने गए प्रतिनिधि का दायित्व होता है। और मेरा ये दूसरा टेन्योर है। पहला टेन्योर 2012 से 17 तक शुरू हुआ था और दूसरा अभी जिसका 5वां वर्ष भी चल रहा है। मैं आपको लगभग इस पूरे ही समय का थोड़ा सा लोकार्पण देना चाहता हूँ। पहले टेन्योर में हमारी कांग्रेस की सरकार थी और स्वर्गीय राजा भगत सिंह जैसे के नेताओं की कैबिनेट में मुझे भी स्थान मिला था। और
मुझे याद है कि प्रयास रहता सभी नेताओं का, सभी विधायकों का कि अपने क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा धन लाने का प्रयास करें और जो परियोजनाएं और जो निर्माणाधीन कार्य पूरे हो सकें वो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार हम पूरे कर सकें। मैंने प्रयास किया था कि अपने उस काल में लगभग 463 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र सोलन के लिए ला सका, जिसमें मुख्यतः जो काम हुए पूरे वो था हमारा डीसी ऑफिस का नए जगह पर बनना। वो एक भव्य इमारत के रूप में है और जहाँ पे लोगों की पूरी सुविधाएं, क्योंकि लोग बसों से आ सकते हैं, जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए। दूसरा था जो हमने शांति बाईपास आरंभ किया था, वो हमारे पहले ही टेन्योर में काफी हद तक पूरा भी हो चुका था, तो कुछ ही प्रतिशत उसके एक शायद पुल बनना था, कुछ चीजें रह गई जो अभी भी निर्माणाधीन है। और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ एक परियोजना है जिसकी वजह से हमारे सोलन में यातायात की व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है। हमारा और भी अस्तित्व रखते जैसे सर्किट हाउस चंदा घाट, जो कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे जयराम जी उन्होंने इसका लोकार्पण किया, वो हमारे समय में एक बहुत अच्छी इमारत बनी। और उसके बाद डिग्री कॉलेज कंडा घाट, हमारा वॉकिंग पाथ है जो कि सेंट ल्यूक से लेके चंबा घाट तक चलने का है, वो भी निर्माणाधीन है, थोड़ा उसमें काम रहता है। सैनिक रेस्ट हाउस हमारा पूरा हो चुका है और मैं इसमें स्वर्गीय राजा वीरभद्र को भी याद करता हूँ जिन्होंने इसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपया दिया था। 1 करोड़ मैंने अपने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से दिया था। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी योजनाएं जो गाँव तक पहुंची हैं। डिग्री कॉलेज के अलावा अच्छे स्कूल, हमारे +2 स्कूल जैसे घट्टी का शुरू हुआ वो पूरा होने वाला है। इसी प्रकार से कोटला का है और भी बहुत सी योजनाएं जो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों और हमारे शहर के क्षेत्रों में, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र में लगभग आधा वोटों का बंटवारा है, क्योंकि इसमें दोनों ही प्रकार के लोग रहते हैं। और अभी आपने देखा हमारी निगम भी बन चुकी है, हमारी संचालित निगम भी है और उसमें बहुत से काम हमारे किए। वहाँ पे भी सड़कें और वहाँ के जो कुछ एक जो चलने के दूसरे छोटे छोटे रास्ते और इस प्रकार की सुविधाएं, जैसे लाइट का लगाना, सोलर लाइट के अलावा वहाँ पे एक प्रकार से जैसे सुविधा पैदा करने की, जिसमें रात के वक्त हमारे सभी बच्चे का विशेषकर महिला शक्ति वो मूव कर सके। इस प्रकार से हमने बहुत सी योजनाएं की हैं। और बाकी जो मैं समझता हूँ कि ये तो एक चलता रहता है, क्योंकि ये विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हम हर एक चुने प्रतिनिधि को चलते रहना होता है। तो कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो हमें भविष्य के लिए भी सोचनी होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि हमारे अभी इसके पास जनता अपना आशीर्वाद देती है तो हमारी बहुत सी संभावना है, जिससे कि आज की जैसी बढ़ती महंगाई, जो पढ़े लिखे युवाओं का बेरोजगार होना और बहुत सी और समस्याएं उत्पन्न हुई है खासकर कोविड की वजह से, जिसे हम समझते हैं कि यदि हम दूसरे देशों का अनुकरण करें तो जैसे धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन स्कॉटलैंड में होता है या किसी दूसरे देशों में होता है, इसी प्रकार से हमारी हिमाचल भूमि है, ये एक प्रकार से नैसर्गिक और प्राकृतिक सुंदरता से लेस है। यहाँ पे इन सब चीजों का खजाना है। तो मैं समझता हूँ हर जगह यहाँ पे देवी देवताओं की तो भूमि है ही, वीर भूमि भी है। यहाँ धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन की बड़ी संभावना है, साहसिक पर्यटन की भी बहुत संभावना है। और बेरोजगार युवकों को हम अच्छी प्रकार की कमर्शियल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दें, उन्हें इस योग्य बनाएं कि वो एक अच्छे ड्राइवर हों, अच्छे गाइड, अच्छे कुक्स हों और अच्छी प्रकार से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से अच्छी प्रकार की ट्रेनिंग लेकर मैं समझता हूँ कि अगर हम इस ओर ध्यान दें तो जहाँ हम हाइड्रो पावर से बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं और अपनी जो बेरोजगारी है खासकर उसको दूर कर सकते हैं, वहीं पे अपने बेरोजगार युवाओं को भी अच्छी प्रकार से एक जरिया बना सकते हैं उनकी आमदनी का, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं ये भी बता दूं कि अभी हाल ही हमारे उदयपुर में एक बहुत अच्छा नव संकल्प शिविर के रूप बनाया गया, जिसमें ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हम लगभग 400 लोग चुने प्रतिनिधि जिन्होंने पहले काम किया हो, चाहे वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रहे हों, जिसमें स्वयं रहा हूँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, या स्वयं मंत्री रहा हूँ, या 2 बार मैं खुद मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, या नॉर्थ ईस्ट का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। इस प्रकार से जो
अनुभवी लोग थे। इसमें न केवल नेता, इसमें यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी और हमारी महिलाएं भी बहुत थी और पुराने जो चीफ मिनिस्टर रहे अनुभव वाले वो भी थे। इस प्रकार से 6 ग्रुप्स में इसको बांटा गया था और जिसमें विशेष हमारी आर्थिक स्थिति, जैसे चिदम्बरम जी देख रहे थे, हमारी सोशल शक्तिकरण का हिस्सा जैसे सलमान खुर्शीद जी देख रहे थे, जैसे हमारे किसानों की जो समस्या है इनका जो एक ग्रुप बना था उसे श्री भूपेंद्र हुड्डा जी जो पुराने चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा, इस प्रकार से काम बांटे गए थे और स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के सानिध्य में और उनकी देखरेख में ये बड़ा ही सुंदर शिविर रहा, जिससे आगे आने वाली जो हमारी चुनाव है, जैसे इस साल हमारे हिमाचल में है या गुजरात में है या अगले साल दूसरे प्रदेशों में है, और 2024 की विशेषकर तैयारी के उद्देश्य से ये शिविर बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। यहाँ से अच्छी प्रकार की ऊर्जा लेकर हमारे कार्यकर्ता आए हैं और मैं भी स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी के आशीर्वाद से मुझे अपनी मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जो हमारा आने वाला चुनाव है, और मैं सोशल जस्टिस और सहकारिता कमेटी का भी सदस्य रहा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देशन में एक बहुत ही अच्छा शिविर रहा जिसके अच्छे नतीजे अपेक्षित हैं, ऐसा मेरा मानना है। धनीराम जी, वहीं सोलन की जनता की सबसे बड़ी मांग थी कि सड़कों और बिजली में सुधार हो, स्थिति सुधारी जा सके। फिलहाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इसमें कितना विकास किया है और कितना अभी करना बाकी है। आपने पानी और बिजली के बारे में पूछा है, राइट? पानी और बिजली के बारे में पूछा ना आपने? जी, सड़कों, बिजली और पानी। जी हाँ, ओके। जहाँ तक सड़कों का ताल्लुक है, ठीक कहा आपने कि ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे पूरे प्रदेश के लिए, और मेरा मानना है कि जो इन दूसरे प्रदेश भी देखे या आसपास के पड़ोसी राज्य देखे, उन सबसे अच्छी सड़कें हमारे प्रदेश में हमारे अभी तक का जो मैं समझता हूँ रिकॉर्ड है। फिर भी हर एक चीज में हमें आगे बढ़ना होता है, उसमें बहुत सी कमियां भी होती हैं, उन्हें पूरा करना हमारा अभी भी दायित्व है और इस ओर भी हमारा काफी धन उस तरफ लगा रहता है। हम चाहते हैं कि हमारी सड़कें अच्छी हों, हमारे गांव की जो सड़कें विशेषकर अब तो सच में जो हम 50 या 60 के दौर की बातें देखते हैं उसके सड़कों कंपैरिजन में तो आज हम बहुत आगे हैं। परंतु ठीक कहा आपने, जो दूसरी बात आपने कही हमारे पानी की, वो विशेषकर समस्या पहाड़ी लोगों की यही है। हमारे अपने सेवा कांग्रेस सरकार के वक्त हमने एक 8 करोड़ की बड़ी अच्छी योजना बनाई थी कि हम गिरी से उस जल को उठाएंगे और वो एक ऐसा जल हमारे संचित करने वाले टैंक उसके माध्यम से होगा, जिससे कि एक नल का बिल्कुल ऐसा लगे सब घर में जो पानी पीने योग्य उसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गिरी नदी हमारी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, तो ये अभी भी हमारी वो लंबित है योजना। और वो हमारा मैं अपनी सेवा काल में 2 अच्छे भंडारण टैंक को कवर करने का किया, क्योंकि डाल दे एक बार तो ये भी आशंका होगी कि कोई ऐसा भी ग्रुप आएगा कि बच्चों का जहर ही ना डाल दे, तो इसलिए हमने वो जो भंडारण के हमारे 2 बड़े टैंक है सोलन उसको कवर कर रहे हैं। एक तो कवर हो चुका है, दूसरा हम कवर कर रहे हैं और अभी भी पानी की व्यवस्था में लगातार सुधार होता है, परंतु अब हमारा एक दिन छोड़कर पानी मिल जाता है लोगों को। आजकल हमारी अपनी निगम ने अच्छा काम करना आरम्भ कर दिया। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, बिजली की आपूर्ति में काफी हद तक हम सफल रहे हैं और हमारे पास जो व्यवस्था है, जो हमारे ऑफिसर साहबान काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़े निपुण तरीके से कर रहे हैं और बिजली की आपूर्ति में हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बाकी तो सुधार तो हर चीजों में करना बाकी होता ही, वो हम करते रहते हैं। जी जी, धनीराम जी, सोलन के एक दर्शक ने बताया था कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज की मांग है। काफ़ी समय से स्टूडेंट्स जो हैं वो डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं, और जहाँ तक साधुपुल टूरिस्ट स्पॉट का सवाल है, वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें जो हैं अभी विकसित होनी हैं। शायरी वाला एरिया है, वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए लोगों ने जो है डिमांड भी उठाई है और हमने गवर्नमेंट तक उसको रिप्रेजेंट भी किया है। और एक बहुत बड़ा जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है साधुपुल के नज़दीक जो हमारी अश्विनी खड्ड है उसका तटीयकरण होना, क्योंकि वो एक इस तरह का एरिया है जहाँ पे जो है टूरिस्ट आकर के काफ़ी इंजॉय करता है।
आप इन सब पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी जो डिग्री कॉलेज की मांग है वो बिल्कुल जायज मांग है। और डिग्री कॉलेज एक डिग्री कॉलेज मैं तो कहता हूँ कि ऐसा हो जो केवल हमारी महिलाओं के लिए, जैसा हमारे पास कंडा घाट में जो दिया था हमारे ही राजा वीरभद्र सिंह जी ने, वहाँ पे बहुत अच्छे संख्या में खासकर जो हमारी महिला छात्र हैं आ रही हैं। यहाँ पे भी जो डिग्री कॉलेज की डिमांड है वो बिल्कुल वाजिब है और ये पूरी की जाएगी। जहाँ तक साधुपुर का ताल्लुक आपने कहा, साधुपुर एक अच्छा केंद्र, पर्यटन केंद्र बन सकता है। पिछले दिनों में कुछ एक ऐसी समस्या हो गई थी कि शायद जो पिछली तरफ से हमारे जल आ रहा था वो बहुत ही प्रदूषित था। मैं स्वयं भी स्पॉट पर गया और देखा वहाँ पे और अपार संभावना है हमारे, खासकर वहाँ की जो मैं समझता हूँ अधोसंरचना को विस्तार करने के बारे में, और उस ओर हमारा ध्यान पूरा है। वो साधुपुर एक अच्छा टूरिस्ट केंद्र बने और वहाँ की सुविधाओं में और सुधार हो, ये हमारी लिस्ट पर है। धनीराम जी, एक और दर्शक ने बताया कि जो सोलन विधानसभा के कार्यकाल हैं वो जो हैं अधर में लटके हुए हैं, फिलहाल उन कार्यों को कब तक पूरा करवाया जाएगा? अगर सोलन शहर की हम बात करें तो सोलन शहर की जो जितना भी विकास के कार्य हैं आप उनको देख सकते हैं, चाहे पार्किंग है, चाहे सड़क है या पानी की बात है, ये सभी चीज़ें जो है जो हमारे यहाँ के सोलन के विधायक हैं वो इनको सबको करने में बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि जो सोलन की जनता की सबसे बड़ी मांग है जो ये पार्किंग है, इसके लिए आपने क्या प्रयास अभी तक किए, वो जनता के समक्ष रखे? ये भी एक आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जो मैंने पहले काल की 400 सिक्कों की बात कही, उसमें कुछ एक कार्य ऐसे हैं जो सचमुच अधूर में लटके पड़े हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा कि माननीय मुख्यमंत्री 2 बार हमारे बीच में आए। एक बार ट्रांसपोर्ट नगर का शिलान्यास करके छोड़ गए, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ आगे को। और दूसरी बार एक और उन्होंने हमारे जो बड़ा अच्छा सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटल बनना है, जिसे हम कहते हैं मल्टी फैसिलिटी मॉडर्न हॉस्पिटल। मतलब यहाँ तक कि जो मैं इसके पेपर लेकर उस वक्त के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी थे और उनके जो सहायक थे अमनदीप गर्ग जी, उनको एक बड़ा अच्छा प्रपोजल लेके गया था। लैंड इज ऑलरेडी अवेलेबल और उन्होंने एक प्रकार से सैद्धांतिक रूप से मंजूर भी कर दिया था, क्योंकि यहाँ बहुत जरूरी है बिहार और नेशनल हाईवे जहाँ एक ट्रॉमा सेंटर का होना बहुत जरूरी है। तो मेरा भी प्रपोजल था, मैंने लिखित रूप में उनके पास पड़ी भी अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास, वो ये है कि हमारे पास ऐसा मॉडर्न हॉस्पिटल हो जिसमें हम उसके छत पर एक हेलीकॉप्टर उतरे और ऐसी कोई जो कैजुअलिटीज उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए। इस प्रकार का एक मॉडर्न हॉस्पिटल जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं हो। जो हमारा अभी का प्रेजेंट हॉस्पिटल वो सिटी हॉस्पिटल के रूप में है, तो वो उसका आधारशिला रख गया। मैं स्वयं था श्री जयराम जी के साथ, परंतु उसमें धीरे धीरे शायद काम आरंभ तो हो गया है, परंतु अभी समय लगेगा और वो हमारी अधोसंरचना का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। मेरा मानना है कि ये दोनों चीजें और इसके अलावा और भी, जैसे हमारा वॉकिंग पाथ बीच में अधूर लटक गया, कुछ एक चीजें और भी बड़ी योजना है, कुछ एक अच्छे वाले रेस्ट हाउसेज, पीडब्ल्यू रेस्ट हाउसेज 2-3% लटकाए हुए हैं। पता नहीं, शायद हो सकता है कि अभी नजदीक आ रहे हमारे इलेक्शन के लिए पूरा भी कर दें, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हमारी प्रदेश सरकार ने कुछ ज्यादा काम और विकास के नहीं किए जिसे मैं गिना सकूं, परंतु जो हमारे बने अगर उसे पूरा कर दें तो जनता के लिए बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ इट विल बी अ गुड रिलीफ। जी धनीराम जी, एक और दर्शक का कहना है कि जो चुनावी वादे चुनावों के समय किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, सभी को पता है हमारा शहर की अगर मैं बात करूं, हर चीज़ में कोई ना कोई त्रुटि है। पानी का कांग्रेस ने कहा था कि हम इसके बिल को कम करेंगे या फ्री करेंगे, वो कुछ नहीं हुआ। बीजेपी सरकार भी ताबड़तोड़ में अपने ये दे देती है कि हम 250 लीटर या फिर 250 वो माफ़ करेंगे। कुछ भी किसी भी तरह की जो प्रलोभन देते हैं वो कोई भी पूरा नहीं होता। आप हमारे शहर में देख लो, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। मैं समझता हूँ कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो कुछ एक चुनावी वादे वाकई नहीं पूरे होते और जिसका मुझे स्वयं दुख होता है, परंतु मैं प्रयास करता हूँ स्वयं, अगर मैं कुछ भी वादा करता हूँ, चाहे मैं एज ए मेंबर पार्लियामेंट रहा
या चाहे मैं बाद में मिनिस्टर रहा और या मैं MLA हूँ, तो मैं प्रयास करता हूँ कि जो मैं वादे करूँ मैं वही करता हूँ। जितना मेरे पास होता है धन, जैसे मेरे पास भी हमारे को 10 करोड़ का लगभग है पूरे में, जब तक हमारा कार्यकाल समाप्त हो, उसमें से 8 करोड़ लोगों को बांट भी चुका हूँ। पर जो वादे मैं करता हूँ लगभग पूरे कर दिए जाते हैं, परंतु कुछ एक उनकी जो बात लोगों की शिकायत है वही है जो कुछ, जैसे हमारा शांति बाईपास नहीं बना, थोड़े से में लटका पड़ा है। इसी प्रकार से हमारी छोटी सी वॉकिंग पाथ है वो नहीं बना। तो ठीक कहा आपने, वो सचमुच में कुछ है, लेकिन मैं हमारी नगम अपनी आ गई, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हम स्वयं उसमें कुछ अपना कठिन कार्यक्रम से कुछ काम कर सकें, तब हम हमारा प्रयास रहेगा कि उनको लोगों की आशाओं का अनुरूप पूरा करें। ठीक है धनीराम जी, लेकिन फिलहाल आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आपकी पार्टी किस तरह से लड़ेगी, क्या रणनीति होगी और क्या चैलेंजिंग जो है वो रहने वाला है? देखिए, मैं यही सचमुच में ये जो अभी का शिविर भी हुआ है, इसी तो एक प्रोत्साहन संकेत था। और रणनीति जहां तक हो, रणनीति तो मैं समझता हूँ कांग्रेस की हमेशा विकास की रही है, और विकास के ही को ही हम मानकर एक अपना मतलब प्लान रखते हैं, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें लोगों को एक ऐसे प्रकार का समाज बनाना है जहाँ पे हमारे युवाओं को नौकरी मिले, जहाँ पे उन लोगों को अपनी आय का साधन पूरा करने के मतलब वो मिले, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, और हम ऐसे समाज को आगे ले जाएं जहाँ समरसता हो, जहाँ आपस में बंधुता हो, जहाँ शांति हो, ताकि कोई भी प्रदेश या कोई भी खंड इस पूरी दुनिया में वो कर सकता प्रोग्रेस जहाँ पर अमन चैन हो। अगर आपस की खटपट हो और आपस में ठीक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना हो, भ्रष्टाचार हो और अत्याचार हो, तो इस प्रकार के प्रदेश में या इस प्रकार के किसी भी हिस्से में कभी भी समृद्धि की ओर नहीं जा सकते। तो मेरा मानना है कि हमारी जो रणनीति है वो इस प्रकार की है कि जब सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, या जो महात्मा गांधी ने जिनका सपना राजीव गांधी जी ने पूरा किया, या श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज जिस वो प्रयासरत हैं, हम उस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सब लोगों को उनका सम्मान मिले और सबको बराबरी का अधिकार मिले, और उनके आगे बढ़ने के जितने भी साधन हो, चाहे वो शिक्षा के हो, चाहे स्वास्थ्य के हो, चाहे दो संरचना के हो, उसका निर्माण किया जाए। हमारी रणनीति यही है, और विकास हमारी एक बहुत विशेष इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय रहता है, जिसके आधार पर हमारी सरकार आने की पूरी संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया धनीराम जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने अपना समय निकाला और सोलन की जनता के सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए बोलिए विधायक जी के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 प्राइम। नमस्कार।